गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माइक्रो टीचिंग का जो हमारा सेशन है वो कल शुरू हो चुका है और आप सभी लोग फर्स्ट डे के प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एटलीस्ट जिसको जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं सीखने का, जिससे टीचर लोग बहुत खुश हैं आप लोगों से। तो अब इस माइक्रो टीचिंग का जो सेकेंड डे का सेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 2 सेशन कंटिन्यू ही चलेगा। जो जैसा कि रूटीन में आप लोग देखे हैं कि बीच में हाफ एन आवर का ब्रेक है, लेकिन हमारा कुछ लिंक क्रिएट करके उसको कंटिन्यू करना ही अभी जरूरी हो गया है। इसलिए फर्स्ट सेशन के बाद सेकेंड सेशन भी उसी समय कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा। इवन ये थोड़ा ऑनलाइन सेशन चल रहा है, बट आप लोग का जो जोश है वो देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकेंड डे के माइक्रो टीचिंग के फर्स्ट सेशन में मैं एक ऐसी शख्स को बुलाने जा रही हूँ जिनके क्लास में इंटर करते ही एकदम क्लास जो है वो बहुत ही ताजगी से भर जाता है। बच्चे बहुत एनर्जेटिक फील करने लगते हैं और सीखने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो वैसे तो मुझे उतना शेर बोलने नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उनको बुलाने के लिए। एक शेर सुनाती हूँ आप लोगों को। सुना है जब वह बात करती हैं तो फूल झड़ते हैं, अगर यह सच है तो चलिए उनको बुला कर देखते हैं। तो हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर संध्या सिन्हा मैम का, जो आपको सिखाएंगी सेट इंडक्शन स्किल। और बहुत अच्छे से सीखिए। आइए मैडम। थैंक यू मैम, अनामिका मैम, आपके इन खूबसूरत अल्फाजों के लिए पहले तो मैं थैंक यू बोल दूं और आपको थैंक यू बोल दूं जरा नवाजी के लिए। स्टूडेंट्स, welcome you all in this first session of today's morning. Love you all students, most welcome in this session. आज हम लोग जो सेशन शुरू करने वाले हैं उस सेशन का जिस स्किल से वास्ता है आज उस पर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स को वंस अगेन गुड मॉर्निंग। समय बहुत कम है, हमारे पास समय सीमा है चूंकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन की अपनी सीमाएं हैं। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए सीधी मैं अपनी बात पर आती हूँ और उस स्किल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिस स्किल से आज का इस सेशन का वास्ता है। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आइए इस माइक्रो टीचिंग के जश्न की शुरुआत करते हैं, इस माइक्रो टीचिंग के महफिल को सजाते हैं। फर्स्ट स्किल, आज के माइक्रो टीचिंग सेशन का ये फर्स्ट स्किल जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और मैं कहती हूँ, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कुछ डायरी और पेन भी आप अपने पास रखिए, ताकि कुछ कुछ बातें जो मैं बताऊंगी उसे आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी और आप उनको नोट कीजिएगा तो बाद में आपको उसको रिमाइंड करने की रिमाइंडर के लिए भी वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बहरहाल ये इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी समय के साथ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी और वहां से अपनी बात शुरू करूंगी। इसके पहले कि मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का जो स्किल है उस स्किल का नाम है सेट इंडक्शन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेट इंडक्शन जो स्किल होता है उसकी शुरुआत होती है जैसे ही टीचर कक्षा में प्रवेश करते हैं। As teacher enters in classroom, the skill of set induction or introduction of lesson starts. अब तक पिछले कल जो आपने माइक्रो टीचिंग पर सेशंस लिए थे और उस सेशन का जो आनंद आपने उठाया था, वो दोनों सेशन जानकारियों से भरे हुए थे। इट वाज बोथ वर फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस। लेकिन
उनमें एक बात थी, वो कक्षा में क्लास में आने के पूर्व की तैयारी के सेशन थे, वो जानकारी के सेशन थे, और वो क्लास में आने से पहले की तैयारियों के सेशन थे। आज से जो सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उस सेशन में प्रैक्टिकली एक टीचर क्लास के अंदर जो उसका बिहेवियर होगा, और उस बिहेवियर को खूबसूरत ढंग से वो क्लासरूम बिहेवियर को प्रेजेंट करने के लिए या क्लासरूम में बिहेव करने के लिए जिस स्किल की जरूरत पड़ेगी, वो स्किल आज से स्टार्ट होता है। और उसका पहला स्किल है सेट इंडक्शन, या इसको कहें इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। ठीक है, इसका मतलब ये है, बहुत क्लियर हो जाइए, कल जो आपने स्किल पढ़ा था माइक्रो टीचिंग की, आपने जो चर्चा की थी, आपको सुबह ही मैम ने बहुत अच्छे से बताया था, और माइक्रो टीचिंग क्या है ये बहुत इंफॉर्मेटिव था। और दूसरा जो मैडम ने बताया था, स्किल ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने बताया था, उसमें आपको क्लास में जाने से पहले की तैयारी आपको करनी थी। पर आज से जो स्किल आपका शुरू हो रहा है, वो क्लास के डोर के अंदर, जैसे ही इनसाइड द क्लासरूम आप एंटर कर रहे हो, वहीं से ये स्किल की शुरुआत होने वाली है। तो समझ लीजिए कि आप एक टीचर बन गए हैं और क्लास में आप एंटर करने वाले हैं। क्लास में एंटर करने से पहले और क्लास में एंटर करते ही आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहिए, आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। सुमन, आप समझ गई? स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? नो मैम। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है? तस्वीर ठीक आ रही है? इसलिए मैं आपसे तस्वीर पूछ रही हूँ कि मैं इसी तरह से प्रेजेंट करूंगी स्क्रीन, तो आपको स्क्रीन दिखाई देना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको ऑडियो ठीक आ रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? नुसरत, आपको समझ में आ रही है कि आज का स्किल किस बात के लिए है? बताइए मुझे किस बात के लिए है, तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम सेट इंडक्शन यानी क्लास में जाने के बाद क्या करना है उस पे है मैम। वेरी गुड। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, मैं जरा सा सेटिंग करती हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए और आपका इसको देखो, इतना मत डाउन करो। मैं देखो उसमें देखो सही आ रहा है। पीपीटी दिख रहा है और उसमें मेरा चेहरा भी आपको दिख रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? स्टूडेंट्स, आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है? मैम। यस मैम। यस मैम। पीपीटी और चेहरा? यस मैम, क्लियर। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको कल के बाद फिर मैं आपको वेलकम बैक करती हूँ। आपको अपने क्लास में आपको बुला रही हूँ और आप आज से हम लोग माइक्रो टीचिंग के उन स्किल्स की चर्चा करने वाले हैं जिनकी जरूरत हमको क्लासरूम में पढ़ने वाली है। तो चलिए, वेलकम यू ऑल। आज का जो स्किल है वो है सेट इंडक्शन स्किल। सेट इंडक्शन का मतलब होता है कि आप अपने क्लास में जा रहे हो, आपके पास क्या है? एक टीचर के पास क्लास में जाने से पहले क्या होता है, पहले ये बताइए। उसके पास ढेर सारा नॉलेज होता है, उसके पास एक लेसन होता है, और उसके पास पहले से तय किए हुए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी लक्ष्य होता है, लक्ष्य और उद्देश्य होता है। यानी आपके पास एक लेसन होता है,
प्रिपेयर्ड लेसन होता है, और उस लेसन के साथ ही आपके पास एम्स होते हैं कि आप क्यों ये लेसन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो इतनी चीजें आपके पास होती हैं। अब इतने बोझिल चीजें लेकर के आप क्लास में अचानक जाएंगे और आपके बच्चे अपनी दुनिया में घूमते रहेंगे और अचानक ये सारा बोझ आप क्लास में पटक देंगे, तो क्या बच्चों को अच्छा लगेगा? नो मैम। क्या वो उसके लिए तैयार हो पाएंगे? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल नहीं तैयार होंगे, बिल्कुल नहीं तैयार होंगे, क्योंकि बच्चे तो गपशप में लगे हैं, अपनी दुनिया में विचरण कर रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। तो वो आपके पास जो भारी भरकम ज्ञान की सामग्री है, उसके लिए वो बिल्कुल अपने को तैयार नहीं कर पाएंगे और उसके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होगा, किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा। तो आप अपनी लेसन के लिए बच्चों को रेडी करने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए, अपने लेसन के लिए उनका मूड बनाने के लिए आपको उनका ठीक से कंडीशनिंग करना पड़ेगा, मेंटल कंडीशनिंग उनकी ठीक से करनी पड़ेगी, यानी दिमागी तौर पे उनको तैयार करना पड़ेगा। और जब तक आप उनको दिमागी तौर पर तैयार नहीं कीजिएगा, वो आपके दिए हुए लेसन को बिल्कुल भी नहीं लेंगे और बिल्कुल उसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, हमको ये जो सेट इंडक्शन का जो स्किल है, इस स्किल में हम अपने बच्चों को अपने लेसन के लिए, जो लेसन लेकर गए हैं, उस लेसन के लिए उनको तैयार करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि सेट इंडक्शन के स्किल के अंतर्गत हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। बिल्कुल समझ लीजिए, ये कोई ऐसा स्किल नहीं है जो लेसन स्टार्ट होने के बाद हम करते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जिससे हम लेसन के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, यानी ये एक प्रिपरेटरी स्किल है, ये एक तैयारी का कौशल है, जिसमें शिक्षक बच्चों को अपने लेसन के लिए दिमागी तौर पर और वातावरण के स्तर पर उनको तैयार करता है। एट द लेवल ऑफ मेंटल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल रेडीनेस, ये उनके अंदर पैदा करता है। तो क्या होता है सेट इंडक्शन को, देखिए क्या है, व्हाट इज, पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं कि इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। सेट इज अ मेंटल स्टेट ऑफ रेडीनेस। सेट का मतलब होता है दिमागी तौर से तत्परता, एंड इंडक्शन इज ब्रिंग इट ऑन, ले आना, तैयार करना, उस तत्परता को बिल्कुल सामने ले आना। सेट इंडक्शन गेट्स लर्नर थिंकिंग एंड रेडी फॉर द लेसन। सेट, इस तरह से हम बच्चे को सोचने के लिए और लेसन के लिए तैयार होने के लिए सेट इंडक्शन का प्रयोग करते हैं, ऐसा चार्ल्स ग्रेबर ने कहा है। अब आइए हम लोग बातें करते हैं व्हाट इज सेट इंडक्शन। तो ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा एक दूसरी दुनिया में विचरण कर रहा है और हमको उसको अपनी दुनिया में खींच के लाना है, और हमारी दुनिया कैसी है, ज्ञान से भरी हुई है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी भी जो लेसन हो, उनके पास फॉर्मल लेसन जो जाता है, वो उस लेसन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं, एंड उनके दिमाग में प्रीजुडिस होता है कि कुछ भारी भरकम चीज मुझे पढ़ाया जाने वाला है, इसलिए वो उससे भयभीत भी रहते हैं और उसके लिए दिमागी तौर से तैयार भी नहीं होते हैं। तो इसके लिए सेट इंडक्शन स्किल का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्टूडेंट्स, आप भी थोड़ा देखिए। सेट इंडक्शन मे बी टेक्निकली डिफाइंड एज any device or process which induces a pupil to attend a specific task or learning sequence। प्रस्तावना को तकनीकी रूप से एक ऐसे उपकरण या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो छात्र को ध्यानाकर्षण एवं अधिगम के लिए प्रेरित करता है। यहाँ दो शब्द आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ दो शब्द आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला शब्द है ध्यानाकर्षण
और दूसरा शब्द है अधिगम। कोई भी अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस तभी हो सकता है जब कोई भी लर्निंग प्रोसेस तभी हो सकता है जब बच्चे फुल्ली रेडी रहें और अटेंटिव रहें। जब learner should be ready and attentive, then only any learning process can take place. समझ गए ना? तो सेट इंडक्शन में हमको पढ़ाना नहीं है, सेट इंडक्शन में उनके अटेंशन को कैप्चर करना है, उनके अटेंशन को गेन करना है, और दूसरा उनको लर्निंग के लिए रेडी करने का काम करना है, सीखने के लिए तैयार करना है और उनके ध्यान को बिल्कुल अपने काबू में करना है। There is experimental evidences which demonstrate that difference in set induction affects learning outcomes. ये बहुत ये बातें बहुत पहले से पता हो हैं हमारे रिसर्चर को, हमारे एजुकेशनिस्ट को, कि सेट इंडक्शन के जो है वो बच्चे के लर्निंग आउटकम पर यानी शिक्षण अधिगम पर, अधिगम प्रतिफल पर, लर्निंग आउटकम पर अपना प्रभाव डालते हैं, यानी पॉजिटिव प्रभाव उनका लर्निंग आउटकम पर होता है सेट इंडक्शन का। यदि एक अच्छा सेट इंडक्शन होता है, एक सफल सेट इंडक्शन होता है, स्किल्ड सेट इंडक्शन होता है, तो स्टूडेंट्स 100% अचीव करते हैं, उनका लर्निंग अचीवमेंट 100% होता है। लेकिन सेट इंडक्शन अगर पुअर हो या ना हो तो उनके लर्निंग के स्टैंडर्ड पर बहुत फर्क पड़ता है, उनका लर्निंग जो है, लर्निंग आउटकम है, वो कम हो जाता है। इसलिए सेट इंडक्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल, यानी कि सारे स्किल्स जो होते हैं, आगे के जितने स्किल्स आप पढ़ेंगे उन सब की सफलता का दारोमदार सेट इंडक्शन पर होता है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे इन बातों को। यस मैम, यस मैम। क्यों होता है इसका दारोमदार सेट इंडक्शन पर? क्योंकि मैम पढ़ाई के क्योंकि मैम जब तक आप बच्चे का जब क्लासरूम में जाएंगे तो बच्चे अपनी ही दुनिया में, मतलब जैसे आपने बताया कि वो अपनी दुनिया में मगन रहते, जब तक आप उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे और लर्निंग प्रोसेस नहीं चला सकते, मतलब वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उनका ध्यान पूरी तरह से कंप्लीट अपनी तरफ कीजिए और उसके बाद फिर पढ़ाई, और उसके बाद फिर उनका लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा मैम। वेरी गुड। आज के क्लास के लिए आपका सेट इंडक्शन क्या रहा होगा, आपको अंदाजा है? आज के सेशन के लिए आपका सेट इंडक्शन क्या रहा होगा? नो मैम। पॉसिबल है कि आपका सेट इंडक्शन जो अनामिका मैम ने कहा वो ए टाइप ऑफ सेट इंडक्शन होगा। आप सभी अटेंटिव हो गए। मैडम ने बताया कि एक बहुत अच्छा स्किल आप सीखने जा रहे हो, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आई कि ये कौन सा स्किल हो सकता है। तो ये इट वाज अ सेट इंडक्शन। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और सेट इंडक्शन में क्या क्या हम लोगों को करना है। स्टूडेंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से आप देखिएगा। दीज आर द मेन पॉइंट्स। सेट इंडक्शन हम क्यों करते हैं, जरूरत क्या है हमको सेट इंडक्शन करने की? यह सीखने की तत्परता प्रदान करता है। इट क्रिएट्स रेडीनेस फॉर लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों के बीच में तत्परता, एक रेडीनेस तैयार करता है। जब तक कोई रेडी नहीं होता है, आपने लर्निंग के जो थ्योरी पढ़े होंगे उसमें लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ा है ना साइकोलॉजी में? यस मैम। हाँ, तो जब तक कोई रेडी नहीं होता है तब तक आप लर्निंग का प्रोसेस आपका सफल हो नहीं सकता है, ये एकदम तय मानिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सेट इंडक्शन जो है वो आपको
लर्निंग की के लिए एक रेडीनेस आपके अंदर देता है, एक तत्परता देता है स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, न्यू नॉलेज में बी लिंक्ड विद द प्रीवियस, ये आपको प्रीवियस नॉलेज से लिंक भी करता है। आपको याद होगा मैंने जब अपना सेशन शुरू किया तो मैंने आपको कहां से बात शुरू की थी, कुछ याद है? कुछ याद है या नहीं? नहीं, ढेर सारी बातें कह दी थी ना, गडम हो गया होगा। हाँ थोड़ी कंफ्यूज। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने जब अपनी बात शुरू की थी उसके पहले मैंने आपको ये कहा था कि कल के सेशन में आपने बहुत 2 सेशंस जो आपने लिए थे वो सारे फुल ऑफ इंफॉर्मेशंस थे और स्किल के बारे में बहुत डिटेल में आपसे चर्चा की गई थी। मैंने ये भी आपको बताया था कि उन दोनों सेशंस में जितनी बातें बताई गई थी वो बातें आउटसाइड द क्लासरूम की थी, यानी कक्षा में प्रवेश के पहले की जानकारियां आपको दी गई थी। और तब मैंने आपको बताया था कि शिक्षक का असल दायित्व शुरू होता है कक्षा में जाने के बाद। बिहेवियरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो शुरू होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही टीचर कक्षा में प्रवेश करता है वैसे ही उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। और उसकी तब उसको जो स्किल की जरूरत पड़ती है उसमें फर्स्ट स्किल है सेट इंडक्शन। तो सेट इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको कहां से बात शुरू की थी, बताइए? क्लासरूम में अंदर आने के बाद, उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था अनम? शायद अनम नहीं है। संदीप? यस मैम। मैम पहले हम लोग जैसे कि जो कल जो हमने ली थी माइक्रो टीचिंग उसके। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस मुझे इतनी बातें चाहिए थी आपसे। यानी हमने बात शुरू की थी कल से, यानी कि मैंने इसको कल के ज्ञान से, कल के प्रीवियस नॉलेज जो आपका था उससे मैंने आज के सेट इंडक्शन के अपने सेशन को लिंक किया ना? यस मैम। हाँ, तो आपके अंदर एक रेडीनेस आया कि यस अब माइक्रो टीचिंग वाला सेशन फिर से शुरू हो रहा है, यस समथिंग न्यू इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ कल तो हम लोग उतना सीखे, थोड़ा आज देखती हूँ आज क्या है। तो इसका मतलब यह है कि आपको कल के लेसन से आज को यानी प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को लिंक करने का काम किया गया था। The next is set induction establishes rapport between teacher and learner। हमारे और आपके बीच में बहुत खूबसूरत रैपो पहले से ही है स्टूडेंट्स। फिर भी इस सेशन के लिए जो रैपो तैयार होना था, जो आपका मेंटल कंडीशनिंग होना था, उस मेंटल कंडीशनिंग के लिए आपको बहुत खूबसूरत लफ्जों में अनामिका मैडम ने बताया। ये मत समझिए कि मेरे बोलने से फूल झड़ते ही हैं, आपकी मेंटल कंडीशनिंग की गई थी वैसा बोल करके। तो इसलिए वो जो रैपो तैयार करने का काम होता है वो सेट इंडक्शन में किया जाता है। द नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स कनेक्शन ऑन द टीचर्स लर्निंग। ये नहीं, इट फैसिलिटेट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टीचर्स लर्निंग। आई एम सॉरी। तो ये कंसंट्रेशन टीचर जो पढ़ा रहे हैं, टीचर्स टीचिंग के, टीचर के पढ़ाने के ऊपर ये बच्चे के कंसंट्रेशन को ले आता है, बच्चे को एकाग्र करता है। तो आप समझ सकते होंगे कि सेट इंडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, माने एनी टाइप ऑफ स्किल, कोई भी स्किल जो होता है जिसका प्रयोग हम लेसन में करते हैं, पूरे लेसन को पढ़ाने के समय करते हैं, उन सारे स्किल्स का और उन सारे लेसन्स के सफलता की जिम्मेवारी ये सेट इंडक्शन
वहन करता है। अगर पुअर सेट इंडक्शन होता है तो पूरे समय एक टीचर क्या करता है, बहुत जोर जोर से डस्टर को टेबल पर मार मार के बच्चों का अट्रैक्शन लेता है, चिल्लाता है और बच्चों को डांट फटकार करता है। पर एक खूबसूरत सा सेट इंडक्शन अगर हो जाता है तो एक टीचर को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बड़े आराम से सुगमता पूर्वक बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हुए पढ़ाता है, एक बहुत ही कंड्यूसिव और बहुत ही स्वीट, अच्छा, मीठे एनवायरनमेंट में। तो इसलिए सेट इंडक्शन बहुत जरूरी स्किल है। आइए देखते हैं कहाँ से सेट इंडक्शन शुरू होता है, वो बातें आपसे करती हूँ। देखिए, फर्स्ट है स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ से सेट इंडक्शन स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट इज एंटरिंग द क्लासरूम। क्लासरूम में प्रवेश करने के साथ आप देख सकते हैं ये क्या है, यानी क्लासरूम में प्रवेश करने के साथ ही हमारा कर्टन खोल दीजिए। क्लासरूम में प्रवेश करने के साथ ही हमारा सेट इंडक्शन स्किल स्टार्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता रही हूं कि एक टीचर का ये रोल सेट इंडक्शन स्किल की जो शुरुआत होती है, वो जैसे ही क्लासरूम में अपना स्टेप रखता है वैसे उसका सेट इंडक्शन स्किल शुरू होता है। सो क्लासरूम में एंटर के साथ ही उसका सेट इंडक्शन शुरू हो जाता है। देन अब उसको क्या क्या क्लासरूम में करना पड़ता है, क्या क्या जरूरतें उसकी बनती हैं। टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द टॉपिक। वो ऐसा क्यों करता है? स्टूडेंट्स का के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए। फिर प्रिपेयर अ लेआउट ऑफ द लेसन बिफोर टीचिंग। अब आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिया था, आपको याद होगा कल आपको बताया गया है, रितु मैडम ने बहुत डिटेल से आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो वो जो आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपने जो तय किए थे, वो उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक लेसन का लेआउट प्रिपेयर कर लेना है और क्लास में प्रवेश करने से पहले आपको उसको तैयारी उसकी पूरी कर लेनी है। तो टू प्रिपेयर अ लेआउट ऑफ द लेसन बिफोर टीचिंग। अब इस समय सेट इंडक्शन में आपको एक पूरे लेआउट को तैयार करना है, पूरी उसकी रूपरेखा आपको बना लेनी है क्लासरूम में घुसने के साथ ही आपको। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? टू इंटरप्राइज एन आइडिया थ्योरी एंड लेसन, टू एम्फेसाइज एन आइडिया थ्योरी एंड आइडिया और थ्योरी और द लेसन। अब किसी लेसन को, किसी आइडिया को या किसी भी थ्योरी को अगर आपको एम्फेसाइज करना है तो बच्चों को मेंटल कंडीशनिंग उस जगह पर होनी चाहिए कि वो बच्चे बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली, बहुत कंसंट्रेशन के साथ उस बात को सीखें और समझें। The next is to establish interest and encourage participation of pupil in the teaching learning process. अब हम इसको इसलिए भी करते हैं कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट हो, उनके अंदर पार्टिसिपेशन को हम उत्साहित कर सकें, एनकरेज कर सकें और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारा एकदम जिंदा हो और बहुत इंटरैक्टिव हो, जिसमें फुल पार्टिसिपेशन, एकदम इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड प्यूपिल्स बोथ हो, तभी बैलेंस्ड क्लास होगा। अब इसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। आपने टॉपिक को डिक्लेयर किया, यू कैन सी हियर, आपने टॉपिक को डिक्लेयर किया और आपका सेट इंडक्शन स्किल समाप्त हो गया, वही खत्म हो गया। समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेट इंडक्शन स्किल की समय सीमा कितनी होगी। अगर आप क्लास में जाइए और लेसन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से बात कीजिए तो आप 30 मिनट्स तक नहीं बात कर सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम 50 मिनट्स दिया जाता है एक क्लास लेने के लिए। तो 50 मिनट्स में 30 मिनट्स आप बात करके उसका मेंटल कंडीशनिंग नहीं कर सकते हैं। आपके पास मुश्किल से 6 मिनट 7 मिनट समय होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि 3 मिनट से 6 मिनट यानी
3 मिनट्स टू 6 मिनट्स टाइम आप सेट इंडक्शन के लिए लीजिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड, व्हाट द पीरियड यू आर गेटिंग टू टीच योर लेसन, आप कौन सा पीरियड आपको मिल रहा है। सपोज ब्रेक के बाद तुरंत आपको मिल रहा है टिफिन के बाद, तो बच्चे बहुत कोलाहल में होंगे। फर्स्ट पीरियड में भी बच्चे अपने अपने मूड में होते हैं, उनका मूड सेटिंग करने के लिए टाइम चाहिए होता है। आपका लेसन किस तरह का है, आपके प्रीवियस किस तरह के आपके टीचर ने कौन सा वो टॉपिक पढ़ा करके गए हैं या किस सब्जेक्ट को पढ़ा के गए हैं, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम आपको 8 मिनट्स टाइम देना चाहिए। नहीं तो 6 मिनट्स आपका बार होता है, 6 मिनट से ज्यादा आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, सेट इंडक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, सेट इंडक्शन स्किल को अप्लाई करने के लिए। तो बाकी जितने होते हैं 40 मिनट्स जो होते हैं वो अपने लेसन को पढ़ाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, रिकैप करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, बाकी समय उनके लिए होते हैं। आपको फर्स्ट 6 मिनट सेट इंडक्शन के लिए यूज करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 6 मिनट जस्ट आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम, first 6 minutes is for set induction. It starts with the entering and ends with the declaration of the topic. ये कक्षा में प्रवेश के साथ शुरू होता है और पाठ की घोषणा के साथ ये खत्म हो जाता है, ये स्किल सेट इंडक्शन का। बस ये 6 मिनट का स्लॉट को कैसे हमको परफॉर्म करना है और किस तरह से 6 मिनट्स के स्लॉट को, टाइम स्लॉट को, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट को हमको डिजाइन करना है, यही स्किल को सीखने का काम सेट इंडक्शन स्किल में आज हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ती हूं। सेट इंडक्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से इसके उपागम होते हैं, कौन सा इसके सेक्टर्स होते हैं, जिसको कि हम लोग जानेंगे कि सेट इंडक्शन हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, The first is use of previous knowledge, पूर्व ज्ञान का उपयोग, पहले के ज्ञान का उपयोग करना क्या होता है, वो एक तरीका होता है जिससे कि हम सेट इंडक्शन कर सकते हैं। दूसरा है प्रिलिमिनरी अटेंशन गेनिंग, यानी कि पूर्व का सबसे पहले ध्यानाकर्षण उनका प्राप्त करना। तीसरा है उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग। ध्यान रखना होगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए जो उपकरण, डिवाइसेस हम ले रहे हैं, यूज ऑफ प्रॉपर एप्रोप्रिएट डिवाइसेस होने चाहिए। आपको याद है स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट सेशन लगा था तो आपकी सुबुही मैडम ने आपको एक घटना सुनाई थी, एक कहानी के फॉर्म में एक स्टोरी या एक संस्मरण उन्होंने सुनाया था, एक घटना सुनाई थी। मुझे तो याद है क्योंकि उसने मेरा बहुत ही ध्यान आकृष्ट किया था। और आप में से किसी को याद है तो थोड़ा सा बताइए क्या उन्होंने बताया था। यस मैम। यस मैम। बोलिए क्या बताया था, कौन सा स्टोरी थी, बस थोड़ी सी थोड़ा सा बताइए। हमने स्टोरी बताई थी जिसमें उन्होंने बताया कि एक पेशेंट जो है वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वहां पर जाकर उसको खांसी होने लगती है कि डॉक्टर ओके इतना ही चाहिए, थैंक यू। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने जो डिवाइस उठाया था वो डिवाइस उन्होंने लिया था स्टोरी टेलिंग डिवाइस, या फिर एक घटना का वर्णन, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। इस घटना का वर्णन उन्होंने किया था और ऐसा करते हुए उन्होंने बड़ी चालाकी से एक ऐसे थीम को लिया था जिस थीम को, जो थीम आज के हमारे जीवन का बहुत ही पेचीदा, बहुत जटिल थीम है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। तो नेचुरली उस तरह के टर्म को हम यूज करेंगे तो सबका ध्यान क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इसलिए एप्रोप्रिएट डिवाइस को जब हम यूज करते हैं तो वो बहुत कारगर होता है।
तो यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस जो है वो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज अराउजिंग मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना। एंड द नेक्स्ट वन इज रिलेवेंस एंड कंटिन्यूटी, उनको रिलेवेंट करते रहना और कंटिन्यूटी बराबर उनकी श्रृंखलाबद्धता उसकी बनी रहे और वो निरंतर चलता रहे। देन द नेक्स्ट वन इज सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स में एक सीक्वेंसिंग रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पहली बात सबसे पहले बोल दें और पहली बात सबसे आखिर में बोलें और आखिरी बात सबसे पहले बोल दें, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स उसके लिए मेंटली रेडी नहीं होंगे, उसको ठीक से सेटअप नहीं अपने दिमाग में कर पाएंगे और उसको सुलझा नहीं पाएंगे और उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग होनी बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट वन इज टॉपिक डिक्लेरेशन, दिस इज द लास्ट में क्या करना है, टॉपिक डिक्लेयर कर देना है। इतना कुछ करने के बाद टॉपिक आपको डिक्लेयर कर देना है। वन बाय वन मैं सारे कंपोनेंट्स को उठाऊंगी और सभी कंपोनेंट्स पर डिटेल में आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा करती हुई चलती हूँ। यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज पर बात जब हमको करना है तो इसमें हमको क्या कर सकते हैं, पहले हमको करना है इसमें स्टेप्स, जो देखिए यूज ऑफ जब प्रीवियस नॉलेज करेंगे स्टेप्स हम करेंगे, पूर्व ज्ञान की जांच करेंगे। पहले हम जानेंगे कि बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बच्चा सी जानता है कि नहीं जानता है, हमारा स्टूडेंट्स इस सी को जानता है कि नहीं जानता है, ए को जानता है कि नहीं जानता है, टी को जानता है कि नहीं जानता है, और जब ये तीनों को जानता है तो वो इस बिल्ली को जानता है कि नहीं जानता है, इस कैट को जानता है कि नहीं जानता है। एंड देन वी विल टीच देम कि यस दिस इज CAT cat, a cat means this type of animal. So this is the previous knowledge is CAT को जानना कि बच्चे ये लेटर्स से परिचित हैं कि नहीं। ठीक इसी तरह आप अपने लेसन को लेकर जब जाइएगा तो आपको ये देखना होगा कि बच्चे पहले की नॉलेज, पहले इससे संबंधित कोई नॉलेज उनके पास है या नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। द नेक्स्ट वन इज कोरिलेशन विद द न्यू नॉलेज। अब उनको न्यू नॉलेज के साथ कोरिलेट करना। यस, बच्चे लेटर्स जानते हैं और बच्चे उस क्रिएचर को उस एनिमल को जानते हैं, दोनों को जानते हैं। बिल्ली भी हो सकता है जानते हो, जो हिंदी बोलने वाले, हिंदी जिनके घर में बोली जाती है, बच्चे जानते होंगे। अब इस कैट वर्ड को उस बिल्ली के साथ एसोसिएट करना, नए ज्ञान से जोड़ने का काम जो है वो इसी स्टेप में किया जाता है। ये काम बहुत स्किलफुली करना होता है। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से नए नॉलेज को अच्छे से मिला के, पानी और शक्कर की तरह मिलाकर खूबसूरत सा एक ड्रिंक तैयार करके बच्चों को देना है। तो ऐसा करने से बच्चे क्या होते हैं, वो फुल्ली उसके साथ, नए टॉपिक के साथ अपने आप को कंफर्टेबल और फेमिलियर फील करने लगते हैं। जब तक कोई नए टॉपिक के साथ कंफर्टेबल और फेमिलियर नहीं फील करेगा, वो उस टॉपिक के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा, उस नॉलेज के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। तो ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्रिलिमिनरी अटेंशन गेनिंग, प्राथमिक अवधान प्राप्ति। अब इसमें क्या करना है, टू क्रिएट डिजायर फॉर लर्निंग। इसमें बच्चों को सीखने के लिए क्या करना है, उनको डिजायर उनके अंदर पैदा करना है। क्यों? क्योंकि हम नए टॉपिक से उसको परिचित कराने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस इसमें यूज कर चुके हैं, तो उनके अंदर सीखने की इच्छा जागृत करके उनको और ज्यादा, उनको सेट इंडक्शन के दौरान उनके अंदर अधिगम की इच्छा जागृत करना है। द नेक्स्ट इज टू पुल स्टूडेंट्स फ्रॉम नो मूड टू यस मूड। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा स्टूडेंट जो आता है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में होता है, हमसे पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, लेकिन हमको उसको किस स्थिति में ले आना है, इस स्थिति में ले आना है। इस स्थिति में ले आना है कि बच्चे हर हाल में सीखने के लिए एंजॉय करना, सीखना वो शुरू कर दें। तो
इस स्थिति में उनको ले आना है। हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, बाय सम एक्टिविटीज, बाय क्रिएटिंग क्यूरियोसिटीज, बाय रिकॉलिंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड रिक्रिएशन, कुछ मनोरंजनात्मक कार्य भी करके हम कर सकते हैं। अब डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, मैंने कहा था ना डिवाइसेस का हमको प्रयोग करना है। ये डिवाइस क्वेश्चनिंग हो सकती है, हम प्रश्न करके उससे बातें कर सकते हैं। ये सारे डिवाइसेस का उपयोग एक टीचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या ले सकता है, क्रिएटिव कुछ चीज ले सकता है या उसके घर से कोई चीज ले सकता है या कुछ टूल्स ले सकता है या कुछ भी वो ले सकता है, ये टीचर पर निर्भर करता है। ये डिवाइसेस का प्रयोग टीचर की पर्सनालिटी से मैच खाता हुआ होना चाहिए। जब भी टीचर के बैकग्राउंड से और उसकी पर्सनालिटी से मैच खाता हुआ होगा तभी प्रॉपर वो सूट करता हुआ होगा। तो मे बी स्टोरी हो, मे बी कुछ घटना का वर्णन हो, मे बी कि वो ड्रामा हो, है ना, लेकिन कुछ भी लेते समय ध्यान में ये रखना हमको होता है कि छात्रों की उम्र, स्टूडेंट्स की एज, स्टूडेंट्स का सेक्स, स्टूडेंट की मैच्योरिटी लेवल और स्टूडेंट्स का सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। अचानक आप किसी बस्ती के स्टूडेंट्स के बीच में चले जाइए और उनसे बोलिए कि आपने तो हवाई यात्रा का आनंद उठाया होगा, आपने कैसा लगा आपको। बच्चे हवाई यात्रा जानते हैं, दे डोंट नो, तो एरोप्लेन और कुछ भी नहीं जानते, वो तो कभी उन्होंने एरोड्रम भी वो नहीं गए होंगे, कभी वो देखा ही नहीं होगा, तो वो उस समय आपके साथ रैपो नहीं बना पाएंगे, उनको शुरू में ही डर पैदा हो जाएगा। तो ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट वन इज अराउजिंग मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन उनके अंदर पैदा करके, और जैसे ही वो मोटिवेट हो जाए, फुल्ली मोटिवेट हो जाए, उनका पूरा अटेंशन आपके कब्जे में आ जाए और वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, उनसे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऐसा करते हुए आप उनको फुल मूड में ले आ देते हैं, बिल्कुल फुल मूड में ले आ देते हैं। और जब बच्चे फुल मूड में आ जाते हैं तब आपको क्या करना है, यही वो बिल्कुल हाई टाइम है जब आपको क्या कर देना है, डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक करना है। और इस समय ऐसा करते हुए आपको रिलेवेंस एंड कंटिन्यूटी और सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। ये अगर आपके पास ये नहीं होगा, सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं होगा, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप नहीं जाइएगा तो मिसिंग अगर होगा तो क्या होगा, बच्चे आपके साथ ठीक से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे उस टॉपिक के साथ, स्टेप बाय स्टेप नहीं जा सकेंगे। तो ये इसकी जरूरी बात है। और जल्दी से आखिर तक पहुंचते ही आप डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक आपको कर देना है। सो स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं कि सेट इंडक्शन, एंटरिंग द क्लासरूम से लेकर के डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक तक सेट इंडक्शन का काम, स्किल जो है वो आपको परफॉर्म करना होता है। मुझे लगता है आपको समझ में बात आ गई होगी। ध्यान रखिएगा इन सब के बीच स्टूडेंट्स और टीचर्स पर्सनालिटी और नेचर ऑफ द लेसन और रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3-4 चीजों का बड़ी खूबसूरत मैचिंग होनी चाहिए। अगर इन बातों की मैचिंग नहीं होगी तो बहुत ही वो उटपटांग हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपने चिट्ठी पे बंद कुछ लगा दिया है। तो इन सब की बहुत खूबसूरत मैचिंग होनी चाहिए और हर लेसन के लिए आप एक अच्छा सा सेट इंडक्शन अपने दिमाग में फॉर्म करके जाइए, उसकी एक योजना बना करके जाइए। और जब आप एक अच्छी योजना, सेट इंडक्शन की योजना के साथ जाएंगे तो आपका सेट इंडक्शन बहुत सक्सेसफुल होगा। तो बच्चों की लर्निंग, आपकी टीचिंग, बच्चों की लर्निंग जो है वो सेट इंडक्शन के सफलता पर निर्भर करती है। और सेट इंडक्शन की सफलता के लिए जरूरी है कि एक टीचर सेट इंडक्शन के स्किल के लिए पहले से दिमाग में प्लानिंग कर ले और उसी मूड में वो क्लास में इंटर करे। इन सबको बहुत ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिनमें से कि आपको ध्यान रखना है कि क्या स्टूडेंट्स में उत्साह, रुचि और प्रेरणा का संचार हुआ। Did it create interest, enthusiasm and inspiration among the students?
Did the teacher present the lesson with enthusiasm and full awareness? वो set induction पूरे awareness के साथ उसने किया. Then did the teacher establish the link between previous knowledge and the current topic? क्या वो पहले वाले knowledge से अभी के topic को nicely बहुत अच्छे से jigsaw fit की तरह उसने correlate किया? क्या शिक्षक ने was the set induction of suitable length and the appropriate depth? क्या जो आपने set induction दिया, वो set induction जो आपने किया वो उसकी लंबाई प्रॉपर थी, appropriate थी, 6 मिनट्स की थी? ऐसा तो नहीं कि जाते के साथ एक बात बोला तुरंत टॉपिक पर चले आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग के लिए, उनको प्रॉपर, उनको साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग के लिए उनको थोड़ा टाइम भी चाहिए, उनको पूरा स्पेस चाहिए. तो उतना स्पेस, उतना डेप्थ उनको मिला या नहीं मिला? ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे बच्चों से बहुत बड़े बड़े प्रश्न मत पूछिएगा, और बहुत बड़े बच्चों से 9th 10th 11th के बच्चों से बहुत बचकाना प्रश्न नहीं पूछिएगा, नहीं तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे. तो ये सब बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए. समझ में आई बात? सेट इंडक्शन के लिए है ना? तो आपको एक सेट इंडक्शन, सबको समझ में आई? एक सेट इंडक्शन आपको मैं करके दिखाती हूँ. देखिए, आप पढ़ सकते हैं. टॉपिक आपके सामने रख रही हूँ, द ओशन. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मिल जाएगा, ये कहीं भी ज्योग्राफी का टॉपिक है, इट कैन बी सोशल स्टडीज का टॉपिक है, बायो का भी टॉपिक हो सकता है, फिजिक्स का भी टॉपिक हो सकता है, मिला जुला करके ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करता है. What are the important things needed to live? हम लोगों के जीने के लिए कौन सी जरूरी चीजें हैं? बच्चे क्या बताएंगे? वाटर, एयर, फूड एंड क्लोथ्स. नेचुरल है कि बच्चे यही बताएंगे. गुड. कैन यू लीड योर लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप पानी के बिना अपना जीवन जी सकेंगे? व्हाट स्टूडेंट विल टेल? क्या बोलेंगे स्टूडेंट? बोलिए. नो. नो मैम. नो. नो मैम. नो मैम. No, it's not possible. Very good. Okay, from where do you get water? Tell me, you answer, students. Well, river, tank, pond. Very good. Yes. Well, river, tank. Very good. Then, what are the uses of water? और भी हम लोग क्या क्या यूज करते हैं पानी का? बोलिए. Mopping, washing our clothes. Very good. Cooking. Very good. Gardening. Yes, the drinking, washing. Very good. सबने बहुत अच्छा बताया. और then, do you drink sweet water or salt water? हम कैसा पानी पीते हैं? स्वीट वाटर पीते हैं, खारा पानी पीते हैं या मीठा पानी पीते हैं? मीठा पानी मैम. मीठा पानी पीते हैं. बहुत अच्छा. Where do you find sweet water? आपको मीठा पानी कहाँ से मिलता है? पता है? मैम, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, वेल्स. वेरी गुड अनम, वेरी गुड. हम लोगों को ये जो पानी, हम पेयजल जो हमको मिलता है, ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ये हम लोगों को टैंक से मिल सकता है, ये हम लोगों को नदियों से मिलता है, ये हम लोगों को रिवर से एंड वेल से, कुएं से हम लोगों को पानी, ये सब पानी हम लोगों को मिल जाता है. नाइस. फ्रॉम वेयर डज द रिवर गेट्स इट्स वाटर? ये जो नदियां जहां से हमें ये मीठा पानी मिलता है, ये कहाँ से पानी लेके आती हैं? मैम, ग्लेशियर्स एंड फ्रॉम रेन. वेरी गुड, गुड आंसर. ग्लेशियर्स एंड रेन. हम लोगों को हिम से, और हम लोगों को जो बारिश की पानी होती, बारिश का पानी होता है, बारिश से और हिम से हम लोगों को ये पानी मिलता है, जो नदियां लेकर हमारे पास तक आती हैं. वेयर डज दिस वाटर गो? ये पानी फिर जाती कहाँ है? नदियां कहाँ जाती हैं? समुंदर में. वेरी गुड, समुंदर में. बहुत अच्छा. ये नदियां समुंदर में जाती हैं. What will be the taste of water when it gets there?
जब ये समुद्र में चली जाती हैं तो इनके पानी का कैसा स्वाद होता है? नमकीन होता है। नमकीन हो जाता है। यस, ये ओशन में चली जाती हैं ये नदियां, तो ये सॉल्टी हो जाती हैं, इनका पानी नमकीन हो जाता है। और तब क्या आप जानते हैं कि ये ओशन में जाती हैं और पानी इनका नमकीन हो जाता है? क्या ओशन हम किसे कह सकते हैं? ओशन क्या होता है? डू यू नो, एनी ऑफ यू? मैम, इट इज अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। वेरी गुड, अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। एक खारे पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय होता है, जल संग्रह होता है, जिसे हम ओशन कहते हैं, जिसे हम महासागर कहते हैं। तो आज हम इस खारे पानी से भरे हुए महासागर के बारे में पढ़ेंगे, जो सचमुच हमारी पानी का मुख्य स्रोत होता है। चाहे हम ठंडा पानी ग्रहण करें या मीठा पानी लें या खारा पानी लें, इन दोनों प्रकार के पानी का स्रोत हमारा ओशन ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पृथ्वी इस तरह के महासागरों से भरी है, इसलिए इसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो विद्यार्थी, चलिए आज हम इस ओशन को जानने की चेष्टा करते हैं। आगे के क्लास में ओशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज द ओशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओशन। Thank you, student. This is set induction. This is a piece of set induction. Students, did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सेट इंडक्शन का एक छोटा सा पीस था। आपको अगर सेट इंडक्शन मान लीजिए कि पेट्रोलियम का करना है, फिजिक्स वाले स्टूडेंट, अगर आपको पेट्रोलियम पर अगर आपको करना है, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स अगर आपको पेट्रोलियम पर करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आपको करने के लिए पूछिए स्टूडेंट से, आप स्कूल कैसे आए हो? बच्चे बताएंगे, कोई साइकिल बताएगा, कोई बाइक बताएगा, कोई ऑटो बताएगा। आप पूछिए कि बाइक और ऑटो कैसे चलते हैं, वो बताएंगे इंजन से। कभी सही जवाब नहीं देंगे, हमेशा उटपटांग। फिर इंजन पर से आपको जाना, वो इंजन कैसे चला, तब वो बताएंगे कि पेट्रोल के बिना ये इंजन कोई चल नहीं सकता है। पेट्रोल कहाँ से आता है? पेट्रोल टैंक से हम लोग लेते हैं, तो वहां कहाँ से आता है? खदानों से आता है। तो उसका सोर्स क्या है? पेट्रोलियम। वहां से फिर आपका लेसन शुरू होगा पेट्रोलियम। इस तरह से हर सब्जेक्ट में सेट इंडक्शन के लिए बहुत स्कोप है, हर चैप्टर के लिए सेट इंडक्शन के लिए बहुत स्कोप है। और बहुत स्कोप है आप सब में एक अच्छे टीचर बनने का, और एक अच्छे टीचर बन करके एक खूबसूरत सा सेट इंडक्शन ईच एंड एवरी लेसन के लिए रेडी करने का, प्रिपेयर करने का और परफॉर्म करने का, ये इसका भी बहुत स्कोप है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने भीतर के सेट इंडक्शन स्किल के गुणों को पर पूरा अभ्यास करेंगे और पूरा उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तैयारी करेंगे, और शाम में इसको अपने मेंटोर के साथ मिलके परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको इस स्किल के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इस स्किल पर जैसे मैंने एक पीस लेसन का रेडी किया है, उसी तरह से आप अपने लेसन का कोई एक टॉपिक, अपने सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक चूज कर लीजिए और वहां पर उस टॉपिक पर ही आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। उसी टॉपिक के लिए आपको सेट इंडक्शन का पीस लिखना है और उसी टॉपिक के लिए आपको आगे के जितने स्किल्स बताए जाएंगे उसी टॉपिक के लिए आपको रेडी करना है। ध्यान रखिएगा, टॉपिक इतना ही छोटा लीजिए जिसे आप सिर्फ 50 मिनट्स में परफॉर्म कर पाइए, पढ़ा पाइए। बहुत बड़ा लेसन मत ले लीजिएगा, लेसन का उतना छोटा पार्ट लीजिएगा जितना कि आप 50 मिनट में अपने क्लास में पढ़ा पाइएगा। समझ गए ना? तो इसलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप समझ गए। एनी डाउट? अभी बचे हैं हमारे पास 4 मिनट हैं और ये 4 मिनट आपके लिए डाउट के लिए मैं दे रही हूं। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, और नहीं तो हमारे विदा लेने का समय आ गया है। एनी डाउट? सिर्फ 4 मिनट्स हमारे पास है। मैम,
मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम सेट इंडक्शन? 6 मिनट्स में आपको डिक्लेयर कर देना है टॉपिक को, और आपको स्टार्ट भी करना है, स्टार्टिंग से लेकर के आपको 6 मिनट्स में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि 3 मिनट्स में ही आप टॉपिक पर चले आए। बच्चे इतना अप्रोप्रिएट आंसर दे दें, प्रॉपर आंसर दे दें कि 3 मिनट पर ही आ जाइए, तो कोई बात नहीं है, आप 3 मिनट पर भी आ सकते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 मिनट्स के लिए 6 क्वेश्चन एनफ होता है। 6 क्वेश्चन आपका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर से ही आप कीजिए, आप एक स्टोरी भी सुना सकते हो। तो इसके लिए ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप शुरुआत कर रहे हो और क्या आपने किस तरह की प्लानिंग की है सेट इंडक्शन के लिए। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है, पर क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आपका प्रश्न ये है, तो आप 6 मिनट्स में 3 to 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो। पर 6वें प्रश्न के साथ आपको टॉपिक पर आ जाना है। आपने देखा मैंने जो प्रेजेंट किया था उसमें लगभग 6 क्वेश्चन है। और कोई बात? या अगर आप स्टोरी ले रहे हैं तो 6 मिनट्स की कोई स्टोरी ले लीजिए। अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो 6 मिनट की कोई एक्टिविटी कर लीजिए। कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो आपसे मे बी कि आप एक दिन झांसी की रानी का पूरे वेशभूषा करके ले आए और आकर के आप कहें कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। 6 मिनट का बहुत अच्छा एक्ट होगा आपके पास। आप शिवाजी बन करके आ जाइए, आप शाहजहां की तरह आ जाइए, गुलाब का फूल लेकर के सूंघते हुए, और किसी की तरफ फेंक दीजिए, बोलिए मैं शाहजहां हूं। आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत स्कोप है यहाँ करने के लिए। ये लेसन शुरू होने से पहले का काम है, इसलिए आपके पास बहुत स्कोप है। लेसन शुरू होने के बाद आपके पास स्कोप नहीं रहता है, कम रहता है, क्योंकि आप विषय से फिर बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी आप स्वतंत्र हो, यहाँ पर आपको विषय पर आना है, तो इसलिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी थोड़ी बहुत चला, अपना स्टाइल यहाँ आप दे सकते हो, खुद को यहाँ अप्लाई कर सकते हो। एनी डाउट? और कोई बात? नो मैम। यस मैम। हाँ। और उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। तो ये समझते हुए कि आप सेट इंडक्शन समझ रहे हैं और आप बहुत अच्छा सेट इंडक्शन प्रिपेयर करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।